हेलो एंड वेलकम टू सिविल जोन। इस वीडियो में हम यूपी पीएससी मेंस 2020 के जीएस 2 पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 का मॉडल आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम ए डिक्टेटर, एक्सप्लेन। हिंदी में, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और 125 वर्ड्स में आपको ये लिखना था। तो देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको अगर प्रेसिडेंट की पावर्स पता है, बस वही आपको लिखना है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन फिर भी आसान ही माना जाएगा ये क्वेश्चन। और 125 वर्ड्स में तो यानी कि फिर तो बहुत ही आसान है। अगर इसको 200 और 250 वर्ड्स में लिखवाने के लिए अगर आपको बोला जाए तो शायद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, लेकिन 125 वर्ड्स में आसानी से हो सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा पैटर्न है। हम सिलेबस देखते हैं कि क्वेश्चन ये कहाँ से पिक किया गया था। तो सिलेबस को अगर हम मूव करें सिलेबस की ओर, तो अगर आप यूपीपीएससी का सिलेबस उठाएंगे, जिसे मैं कहता हूं कि गंगोत्री, तो गंगोत्री जो पीसीएस ने सिलेबस दिया हुआ है वही गंगोत्री है, उससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये गंगोत्री है और यहीं से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सिलेबस में लाइन है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसकी आपको पावर्स पता होना चाहिए, इसके आपको फंक्शन पता होना चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए। और यही तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर आपने प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस को अच्छे से 3-4 भी पॉइंट्स लिख दिए उसके बारे में, आपके 125 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। और यही आपको इसमें लिखना है। तो आइए मॉडल आंसर की तरफ मूव करते हैं। देखो, आंसर में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करना है। तो यानी कि आपको ज्यादा कुछ अपने व्यूज भी नहीं देने, है ना। और जो भी, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है या कोई भी नोट्स पढ़े हुए हैं, तो उसमें जो भी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो आपको 3-4 पॉइंट्स लिख देनी है, जिससे कि हम ये प्रूव कर पाए कि इंडियन प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ डिक्टेटर। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखा है मैंने? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the president occupies the same position as the king under the English constitution. He is the head of the state but not of the executive. His place in administration is that of a ceremonial device. तो ये इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो आपको लिखनी चाहिए, है ना, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है वो केवल एक सेरेमोनियल पोस्ट है, बाय विच द नेशंस डिसीजंस आर मेड नोन। तो आप इससे छोटा भी लिख सकते हैं। देखो, हम तो मॉडल आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो थोड़ा हमारा एक्सटेंड भी हो सकता है, 125 से 150 वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पेपर में ये सब कुछ याद आ जाए जरूरी नहीं है ना। तो आप 2 लाइन में भी लिख देंगे इंट्रोडक्शन, एनफ है। अल्टीमेटली आपको इस क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलेंगे वो बॉडी पार्ट पे ज्यादा मिलेंगे, है ना। लेकिन इंट्रोडक्शन लिखना एक बेस्ट कहना चाहिए पैटर्न है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से, जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो किंग को जो पोजीशन मिली हुई है वही इंडिया में प्रेसिडेंट को मिली हुई है। और दोनों पोस्ट जो है वो सेरेमोनियल है, यानी एक्चुअल पावर इनके हाथ में नहीं है, लेकिन एक सेरेमोनियल पोस्ट है। दे आर द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरकनेक्टिंग लाइन की तरफ, जो बॉडी और इंट्रोडक्शन को कनेक्ट करती है। तो क्या है ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम डिक्टेटर। दिस फैक्ट कैन बी सब्सटेंशिएटेड बाय द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्टेटर नहीं हो सकता है, और हम किस आधार पे इस बात को कह रहे हैं वो हम अब बॉडी पार्ट में लिखने वाले हैं। एक्सप्लेन करने के लिए बोला है ना, तो अब हम एक्सप्लेन की तरफ बढ़ेंगे, बॉडी पार्ट्स। तो
देखो, जब भी आप पॉलिटी के आंसर लिखो तो जहां संभव हो सके वहां आर्टिकल को जरूर मेंशन करो, क्योंकि तुरंत नजर जाती है एग्जामिनर की आर्टिकल्स की ओर। GS2 को अगर वो कॉपी चेक कर रहा है तो उससे पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, कि आपको आर्टिकल पेपर में इतने टेंस सिचुएशन में भी लगातार याद आ रहे हैं। तो आप अगर याद आ रहे हैं तो आप जरूर उसे लिखिए। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 को अगर हम लिख देंगे तो आपको एक आपके पास पॉइंट होगा कि इंडियन प्रेसिडेंट डिक्टेटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 53 सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 53 एकदम लिटरेरी सेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है। जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल डिट्टो यही याद रहे, लेकिन आपको सेंस तो पता ही है कि आर्टिकल 53 कहता है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में निहित है? वो प्रेसिडेंट में निहित है। लेकिन वो एक्सरसाइज कैसे करता है उस पावर को? वो अपनी मर्जी से नहीं करता। उसके अंडर में कुछ ऑफिसर्स होते हैं सबॉर्डिनेट टू हिम, उनकी हेल्प से ही वो उस एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगा। तो ये कहता है आर्टिकल 53। नेक्स्ट इज आर्टिकल 74। ये क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी आर्टिकल से ये साबित होता है मेनली कि इंडियन प्रेसिडेंट कभी भी डिक्टेटर नहीं हो सकता। क्या है 74? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर at the head to aid and advise to the president, who shall in the exercise of its functions act in accordance with such advice। यानी कि प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसी की एड एंड एडवाइस पर कोई भी डिसीजन लेगा, उसके बिना नहीं ले सकता, है ना। और आर्टिकल 75 क्या कहता है? कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के प्रति, है ना। वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी एक बताता है कि जो एक्चुअल पावर है वो लोकसभा में निहित है, और उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित है, ना कि प्रेसिडेंट में। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को भी लिख दो तो मुझे लगता है कि आपकी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी, और आंसर भी आपका सफिशिएंटली 8 में से 5 मार्क्स 6 मार्क्स तक का मुझे लगता है कि आप पूरा कर सकते हो। लेकिन इसमें 2 पॉइंट और मैंने ऐड किए हैं, वो अगर लिख देंगे तो और अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो, लेकिन वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना होगा पेपर में। तो चौथा पॉइंट है कि द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी से ये फाइनलाइज हुआ था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि 44th अमेंडमेंट हुआ, वहां पे एक और प्रोविजन ऐड किया गया कि राष्ट्रपति एक बार रिकंसिडर करने के लिए फिर से भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, है ना। और उसके बावजूद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। लेकिन 42nd में क्या कहा गया था कि प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजी है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा नहीं है, वो डिक्टेटर नहीं हो सकता। और लास्ट है कि प्रेसिडेंट को इंडिया में इम्पीच किया जा सकता है। तो डिक्टेटर क्या होता है? जिसको इम्पीच नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, वो जब तक चाहेगा वो शासन में रहेगा। लेकिन प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो ये आंसर यहाँ पे आपका लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन आंसर को और अच्छा बनाने के लिए आपको कॉन्क्लूजन भी लिखना होगा। एक सिंपल सा कॉन्क्लूजन आप एक लाइन का लिख सकते हैं। मैंने लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और consequently the president has been made only a nominal executive, the real executive being the council of minister। तो यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर।
सो आगे एक लाइन और भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, हेंस इट कैन बी सेड दैट इंडियन प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डिक्टेटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस वाज द आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, आपको एक आइडिया लगा होगा किस तरीके के आंसर लिखे जाने चाहिए, है ना, और आपको पता लग गया है कि यूपीपीएससी सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछ रही है। सो थैंक यू वेरी मच। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।